हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको सोसाइटी ने काफ़ी टाइम तक मिसअंडरस्टैंड, जज और लेबल किया है। दैट इज जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर डिस्फोरिया। बहुत से लोग चुप चुप के बहुत स्ट्रगल करते हैं विद क्वेश्चनिंग लाइक मैं कौन हूँ, मुझे अपनी बॉडी या रोल कंफर्टेबल क्यों नहीं लगती है, क्या मेरे साथ कुछ गलत है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों लगता है। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के दिमाग में आते रहते हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सो इस वीडियो का पर्पस किसी को कन्विंस करना नहीं है, बल्कि समझाना या समझना है, एक्सेप्ट करना है और साइंटिफिकली बात करनी है एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज जेंडर आइडेंटिटी। सो जेंडर आइडेंटिटी मीन्स अ पर्सन इनर सेंस ऑफ सेल्फ, कि वो खुद को मेल, फीमेल या दोनों या फिर किसी भी जेंडर स्पेक्ट्रम पर कैसे एक्सपीरियंस करता है या करती है। सो ये बायोलॉजिकली सेक्स से पूरी तरीके से अलग होता है। सेक्स बर्थ का टाइम असाइन करता है, लेकिन जेंडर आइडेंटिटी अंदर से महसूस होती है कि एम आई गर्ल और एम आई मेल और फीमेल। जैसे साइज जेंडर, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी, जेंडर फ्लूइड एंड जेंडर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग बच्चे 3 या 5 साल की एज तक अपने जेंडर को पूरी तरीके से फील कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जेंडर आइडेंटिटी चॉइस होती है, ये किसी भी प्रकार का कोई फैशन नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है और ना ही किसी पेरेंटिंग की गलती है। तो जेंडर डिस्फोरिया अर्लियर कॉल्ड इस जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पहले से हम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से जाने जाते थे या जानते थे, लेकिन अब साइकोलॉजी में टर्म यूज होता है जेंडर डिस्फोरिया। क्यों ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ट्रांसजेंडर होना किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये डिस्ट्रेस के रूप में हो जाती है, जो जब होती है जब अंदर के जेंडर और असाइन सेक्स मैच नहीं करते हैं। जेंडर डिस्फोरिया का कॉमन साइन अपने बॉडी के पार्ट से आप डिस्कम्फर्ट होते हो, जेंडर रोल से इमोशनल पेन होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम एंड सोशल विथड्रॉल। तो कभी कभी सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं और कई लोग तो सुसाइडल अटेम्प्ट करते भी हैं। तो हर ट्रांसजेंडर पर्सन को डिस्फोरिया नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि वो डिस्फोरिया उसको डायग्नोज किया जाए या डिस्फोरिया हो। और हर डिस्फोरिया वाला पर्सन ट्रांजिशन कराना उसको ज़रूरी हो या वो कराता है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में हम जानते हैं। कई बार हम ये सुनते हैं कि एक मेंटल इलनेस है, थेरेपी में आपको चेंज कर दिया जाएगा। अगर आप लड़का है और लड़की फील कर रहे हैं तो आपको आपकी जेंडर आइडेंटिटी बताई जाएगी और आपको प्रॉपर तरीके से सही कर दिया जाएगा। या फिर बच्चे ऐसे एज में कंफ्यूज हो जाते हैं, या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रेस की तरह यूज़ होता है, आइडेंटिटी की तरह नहीं। एंड थेरेपिस्ट का एम ये होता है कि हम अपने क्लाइंट को सपोर्ट करें, मेंटल सपोर्ट करें और उनको उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करें। और बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते। कई बार तो बच्चे अडल्ट से भी ज़्यादा होशियार होते हैं, समझदार होते हैं। और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इन सब चीज़ों पर ज़्यादा है, तो अभी इसका कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं हुआ है कि सोशल मीडिया की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जेंडर अफर्मेटिव काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। हम बात करेंगे कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी का क्या रोल है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग और थेरेपी का इस प्रॉब्लम में क्या रोल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जेंडर अफर्मेटिव काउंसलिंग यानी मॉडर्न साइकोलॉजी अफर्मेटिव अप्रोच फॉलो कराती है। इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट का जो भी एक्सपीरियंस है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको सेफ जोन में ले जाते हैं, नॉन जजमेंटल तरीके से उसको स्पेस देना और किसी भी डिसीजन पे जल्दी उसको स्विच ना कराना, उसको टाइम देना, उसको किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं देना। थेरेपिस्ट का काम डायरेक्शन देना होता है, डिस्ट्रैक्ट करना नहीं होता है, बल्कि क्लाइंट के साथ चलना होता है, उनकी चीज़ों को समझना होता है, महसूस करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें गाइडेंस देते हैं। सो इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट बहुत से क्लाइंट को ज़रूरी होती है, क्योंकि वो ट्रॉमा फेस कर रहे होते हैं या फेस कर चुके होते हैं, बुलिंग, रिजेक्शन, सेम या आइसोलेशन। यहाँ थेरेपिस्ट जैसे सीबीटी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, ट्रॉमा रीइंफोर्स थेरेपी, ये आपकी हेल्प करती है आपको ठीक करने में या भी आपको नॉर्मल करने में। तो एंजाइटी कम करने में, नेगेटिव बिलीव्स को चेंज करने में और इमोशनल रेगुलेशंस को सिखाने में बहुत हेल्प की जाती है। सो आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस काउंसलिंग का एक बड़ा रोल होता है ऐसे केसेस में। कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलना, शेम और गिल्ट को कम करना या खत्म करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस बिल्ड करना। यहाँ कोई डेडलाइन नहीं होती है, क्लाइंट का पीस, क्लाइंट का प्रोसेस। तो फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फैमिली एक्सेप्टेंस सबसे ज़रूरी होती है और सबसे पहले फैमिली का एक्सेप्ट करना ही क्लाइंट के लिए आधी जीत हो जाती है। सो मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव फैक्टर फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड फैमिली काउंसलिंग हेल्प करती है पेरेंट्स को फियर समझने में कि आपके बच्चे के साथ किस किस तरीके के फियर्स आ रहे हैं, मिथ्स को तोड़ने में, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में, इमोशनल बॉन्डिंग को वापस लाने में। एंड रिसर्च कहता है कि एक सपोर्टिव अडल्ट भी सुसाइड रिस्क को काफ़ी कम कर सकता है। एंड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड, क्लाइंट अगर चाहे तो थेरेपी में बात हो सकती है सोशल ट्रांजिशन की, मेडिकल रिफरल्स की, सोशल एंड स्टिग्मा से डील करने की। डिसीजन क्लाइंट का पूरी तरीके से होता है, हम सिर्फ उसको सारे कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं। एंड थेरेपिस्ट सिर्फ क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। तो पूरी बातों का कंक्लूजन ये है कि एंड में सिर्फ इतना कहना मैं आपसे चाहूँगी कि जेंडर डाइवर्सिटी नेचर का ही एक हिस्सा होता है, प्रॉब्लम नहीं होती है।
प्रॉब्लम है सोसाइटी का जजमेंट, रिजेक्शन और इग्नोरेंस। सो काउंसलिंग का रोल है सफरिंग को कम करना, मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट करना, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करना। अगर हम सुनना सीख लें, समझना सीख लें, तो लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, हील भी करेंगे और ग्रो भी करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं और भी जानकारी लेके आऊँ या और भी डिटेल में इसके बारे में बताऊँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। स्टे हैप्पी।